नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो राहुल गांधी की एक और यात्रा जिसका पटना में समापन हो गया और ये यात्रा उनके हिसाब से तो थी वोट बचाओ यात्रा या वोट अधिकार यात्रा, लेकिन इस यात्रा के साथ साथ उनकी पूरी मुहिम की ही हवा उनकी पार्टी ने एक तरीके से खुद ही निकाल दी। एक दिन पहले खबर आई कि कांग्रेस पार्टी ने कोई सूची दी है चुनाव आयोग को, जिसमें कहा गया है कि करीब 89 लाख मतदाता फर्जी तरीके से अभी भी सूची में है, उनको निकाला जाए, बाहर किया जाए। उसके बाद चुनाव आयोग के भी एक विज्ञप्ति जारी की गई। उन्होंने कहा कि जो संबंधित निर्वाचन अधिकारी हैं उनको हम भेज रहे हैं, जांच पड़ताल करेंगे। और चूंकि अभी हमारे पास 1 महीना है, यानी पूरा सितंबर है, तो पड़ताल करेंगे, देखेंगे। यानी जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी के विपक्षी दल सीना पीट रहे थे, छाती ठोक रहे थे कि 65 लाख मतदाता कैसे हटा दिए, सुप्रीम कोर्ट तक जो दौड़ लगा रहे थे और कहलवा रहे थे कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है और ये तो एक विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो अब वही काम खुद करने पर उतारू हो गए। इससे बड़ी बात, आप एसआईआर का विरोध करते हैं और बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें एसआईआर को जस्टिफाइड कर देते हैं। यात्रा जब समाप्त हो रही थी तो जो भाषण इन्होंने दिया है वो तो और भी कमाल का था। पहले इन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि जो मैं खुलासा करने वाला हूं उससे भूकंप आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा था कि बेंगलुरु में जो मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूं और खुलासा करने वाला हूं उससे एटम बम जितनी मारक क्षमता से तबाही मचेगी और चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं देगा। इसके बाद अब नया जुमला लेकर के आए हैं कि इस बार मैं हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहा हूं और इसके बाद मोदी जी पूरे देश को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। ये सब क्या है, कर क्या रहे हैं ये? और एक भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं हर बार और उसके बाद टाई टाई फिस। जो बेंगलुरु का इनका प्रेजेंटेशन था उसके बाद तो कई मौके दिए हैं चुनाव आयोग ने कि आप एक हलफनामा दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट जरा हमें दे दीजिए, हम इसकी पड़ताल करते हैं। चुनाव आयोग ने यहां तक कहा कि जो दस्तावेज आपने दिखाए हैं वो चुनाव आयोग के हैं ही नहीं, यानी वो फर्जी हैं। और अगर ऐसा आपने काम कर दिया है तो आप जरा एक हलफनामा दे दीजिए इसके साथ। कहने का आशय ये था कि हम आपको उल्टा टांगेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि 7 दिन में या तो हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, देश को गुमराह करने के लिए। दोनों काम राहुल गांधी ने नहीं किए और अभी भी लगातार ये चुनाव आयोग पर भी हमले कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अटैक कर रहे हैं। है क्या इनके मन में, जरा देखते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट, तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर जरा देखते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, राहुल गांधी के मन में क्या है, आप कुछ ताड़ पाए क्या? राहुल गांधी के मन में जो है वो आप भी जानते हैं और वही है 2014 से है। इसमें नई बात क्या है? राहुल गांधी इस सरकार को अस्थिर करने के लिए सरकार के खिलाफ जनता में कैसे सरकार की साख कम हो, सरकार की वैधता कम हो, सरकार की लेजिटिमेसी पे
आँच आए और नरेंद्र मोदी की जो देश में विश्वसनीयता बनी हुई है, वो मास लीडर बने हुए हैं। और बिहार में तो ये देखने में आ रहा है कि जो इनकी वोट चोर यात्रा है, उसके चलते तो वहां पे बीजेपी का ग्राफ और मजबूत हो गया है। और लोग कह रहे हैं कि भाई ये कैसी वोट चोरी है बीजेपी की, जो इसकी अपनी सीटें 300 के ऊपर थी और वो घट के 240 पे आ गई। तो ये राहुल गांधी का ये कार्यक्रम 2014 से चल रहा है। कभी इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, तो कभी अवार्ड वापसी है, तो कभी जो है कभी रफाल है, तो कभी जो है आपका मणिपुर है, तो कभी जो है पगासेस है, तो कभी ईवीएम है। तो और अब सीधे सीधे वो संस्थाओं पे अटैक पे आ गए हैं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। और लेकिन एक बात और यहाँ बता दें कि एक अमेरिकन ऑथर है जीन शार्प, उसकी एक किताब है 198 मेथड्स ऑफ रिजीम चेंज। सरकार को बदलने के 198 तरीके, क्या क्या किया जाए, क्या क्या षड्यंत्र किया जाए, क्या क्या साजिश किया जाए। नेट पे कोई भी चाहे उसको देख सकता है। 198 मेथड्स ऑफ रिजीम चेंज, उसको पढ़ ले तो तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी जो लाल किताब के रूप में जो जो संविधान दिखाते हैं, वो उनका संविधान नहीं है। वास्तव में जो जीन शार्प की किताब है 198 मेथड्स ऑफ रिजीम चेंज, वो उनकी असली किताब है। और एग्जैक्टली उस किताब में जो तौर तरीके लिखे हुए हैं, उसी के अनुसार पिछले 11 साल से उनकी राजनीति चल रही है और ऐसे ही आगे चलने वाली है। इसमें नया कुछ नहीं है, केवल झूठ बोलो। यहाँ तक कि उसमें ये तक है कि ऐसी मांगे पैदा करो, ऐसी मांगे करो और सरकार को लगातार दबाव बनाए रहो। लेकिन कभी भी अगर सरकार यदि वार्ता के माध्यम से हल चाहे, तो कभी हल के लिए तैयार मत होना। अगर हल का अगर अगर वार्ता के माध्यम से हल सॉल्यूशन के लिए तैयार हो गए, तो आपका आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा। और ये भी है उसमें मेथड कि सरकार को ऐसा मजबूर करो कि वो आपके आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा करने पे मजबूर हो जाए। ये आपने देखा कैसा हुआ था किसान आंदोलन के समय। किस तरीके से जो है आंदोलनकारी लाल किले की प्राचीर पे चढ़ गए थे। उन्होंने जो है भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा उतार के वहां पे झंडा फहरा दिया था खालिस्तान का। 15 अगस्त को 2021 को किस तरीके से करीब 100 से अधिक सिपाही, दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को, जबकि वो चाहते तो वो बल प्रयोग करके उनको रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका। और वो सब जो है जो खाई है उसमें गिरे, सबको चोट लगी। किस तरीके से दिल्ली में आईटीओ के सामने ट्रैक्टर चलाया था गया, ट्रैक्टर पलट गया, उसमें एक जो सो कॉल्ड किसान आया था उसकी मौत हो गई। उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर दिया कि ये पुलिस की गोली में मारा गया है। और दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, गोली तो चली ही नहीं है। और पुलिस की गोली अगर चली होती तो पोस्टमार्टम में सामने आता। और वो रामपुर का था किसान। तो और पुलिस और दिल्ली पुलिस ने हाई उस पे एफआईआर दर्ज की थी। उसके ऊपर आज भी 2 साल से अधिक हो गया है। राजदीप सरदेसाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पे स्टे लगा रखा है। तो ये सब तो आप देख चुके हैं। और यही दिसंबर 19 से लेके फरवरी तक जो शाहीन बाग में जिहाद किया गया नागरिकता कानून के खिलाफ, वहां पर भी भरपूर कोशिश की गई कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो हिंसा करे और बल प्रयोग करके उनके आंदोलन को हटाए। जबकि बीजेपी के समर्थकों में इस बात को लेकर रोष था कि मोदी सरकार इतना इनके प्रति सॉफ्ट क्यों है, वो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और उस समय नरेंद्र मोदी सरकार को ये भी आरोप झेलना पड़ा था कि साहब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसलिए सरकार जो है सॉफ्ट है और उसको लग रहा है कि ये आंदोलन मुसलमानों का है और हिंदू वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा। और वो तो खैर कोरोना आ गया, मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो शाहीन बाग का वो जिहाद समाप्त हो गया। तो ये इनकी एक सोची समझी रणनीति स्ट्रेटजी है, सरकार की विश्वसनीयता पे दाग लगाओ, सरकार की जो है साख पे दाग लगाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, सरकार की जो परफॉर्मेंस है, सरकार ने जिस तरीके से डिलीवर किया है, जनता का विश्वास अर्जित किया है, सरकार की जो परफॉर्मेंस है, जो जो सरकार के अचीवमेंट है, उसके चलते नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का जो सीधा संवाद रहता है जनता से, वो चाहे उनके देश भर में दौरे होते हों, चाहे उनके रोड शो होते हों,
चाहे वो उनका महीने में जो आता है कार्यक्रम टीवी और रेडियो पे मन की बात हो। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट कम्युनिकेटिव प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैड एवर हैड। तो इस सब के और फिर उनकी पार्टी का संगठन है और सरकार की संवाद शैली इतनी जबरदस्त है कि ये लोग केवल जो है पब्लिक मीटिंग करते हैं और जिस तरीके से बिहार में प्राइम मिनिस्टर की माता जी को गाली दी गई, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सर काटने की बात की, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है कि जनता में बगावत पैदा करो, सरकार को उकसाओ, सरकार को जो है इतना मजबूर कर दो कि वो हमारे ऊपर हिंसा करने पे मजबूर हो जाए। आज राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोर बोल रहा था और यहाँ तक बोल दिया कि अमेरिका और चाइना में भी नारे लग रहे हैं वोट चोरी के, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी जो है पानी में आग लगाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और ये 11 साल से यही प्रयास कर रहे हैं, 11 साल में तो कुछ कर नहीं पाए ये। और मैं आपको ये मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो अगले 10 साल राहुल गांधी का षड्यंत्र का, हिंसा का, गंदगी का, झूठ फैलाने का ये कार्यक्रम जारी रहेगा। और अब तो सोशल मीडिया पे लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया ये राहुल गांधी नहीं है, ये राहुल गंदगी है और ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं, ये प्राइम सिनिस्टर बनना चाहते हैं। प्राइम सिनिस्टर माने बहुत ही भीषण और बहुत ही विभाजनकारी व्यक्ति। तो ये मिस्टर राहुल गंदगी इज द कैंडिडेट फॉर प्राइम सिनिस्टर, जैसे कहते हैं ना सिनिस्टर डिजाइन। तो ये इनका मामला ये ऐसे ही चलेगा। आई डोंट सी एनी चेंज। हाँ, अभी अब नवंबर में बिहार की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और मैं आज जो अब तक मेरे पास जानकारी ग्राउंड से है, जो मैं देख रहा हूँ, जो फीडबैक है, बीजेपी एनडीए बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सरकार बनाने जा रही है। और ये बिहार के लोगों को ये बात अभी तक अपनी अधिकार यात्रा में, वोट यात्रा में ये अब तक नहीं समझा पाए कि वोटर में कोई लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी है या चुनाव आयोग ने जो रोल रिवीजन किया उसके माध्यम से कोई गड़बड़ी हुई है। ये बात बिहार के लोगों को समझा नहीं पाए। अब देखना यह है कि बिहार में नवंबर में बीजेपी या एनडीए की दोबारा सरकार जब बन जाती है तब ये बिहार के लोगों को क्या समझाते हैं, क्योंकि पूरे देश में अगर राजनीतिक रूप से सबसे अगर होशियार और शार्प लोग किसी राज्य में हैं तो वो बिहार में हैं। उनको आप कितना बदनाम कीजिए कि वो जातिवादी है, जाति में बटे हुए हैं, ये सब है, लेकिन वो सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं देते हैं। बिहार के लोग बहुत ही शालीन तरीके से, शार्प तरीके से अपने कैंडिडेट का चुनाव करते हैं और उनको ये मालूम है कि सरकार किसकी बननी है, हमें किस तरीके से वोट करना है। उनका वोट हमेशा डिसाइसिव होता है, या तो आरजेडी वाले अलायंस के लिए या बीजेपी जेडीयू वाले अलायंस के लिए। तो आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि राहुल गांधी का ये जो जिहाद चल रहा है पिछले 1.5 महीने से बिहार के रोल रिवीजन को लेकर के, उसका कोई असर है। लेकिन और प्राइम मिनिस्टर का जो चाइना का जो सफल दौरा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, उससे कांग्रेस के अभियान को बहुत झटका लगा है। और आज दिन भर इनका ये जो अभियान जो बिहार में था, जो आज इनकी समापन रैली थी, आज टीवी चैनल में उसको बहुत कम जगह मिली है, क्योंकि जो सबसे बड़ी खबर थी एक तो चाइना थी और दूसरी जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है। पंजाब की बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक हो गई है। 3 लाख एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वहां प्रभावित हुई है। हिमाचल में भी बहुत नुकसान हुआ है। शायद 40 साल में पंजाब और हरियाणा में इतनी भयानक बाढ़ आई है और बहुत व्यापक नितिन जी, उससे जो है संपत्ति की हानि हुई है। जी बात ये है, शुरू में तो इनको लग रहा था कि ये तो बड़ी कमजोर सरकार है, 240 सीटों वाली बीजेपी की सरकार है जो बैसाखियों पे टिकी हुई है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश बाबू, चिराग, जयंत चौधरी के, ये तो कभी भी गिर जाएगी, कहना भी शुरू कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था ये तो रेत की तरह है, कभी भी ढह जाएगी, कभी भी गिर जाएगी। सरकार तो बहुत मजबूती से काम कर रही है। प्रधानमंत्री के जो विदेश दौरे हैं वो भी पूरी हनक के साथ हैं, विदेश नीति के मोर्चे पर, रक्षा नीति के, अर्थ नीति के मोर्चे पर हर जगह सफल दिखाई दे रही है। बल्कि 2014 और 2019 वाली सरकार के मुकाबले कहीं कठोर फैसले और साहसिक फैसले
वक्फ कानून में संशोधन, दूसरे तमाम, वो सब करती जा रही है। तो इनकी बौखलाहट बढ़ रही है कि भाई ये तो हिल ही नहीं रही है, बहुत मजबूती के साथ फैसले कर रही है और कोई आरोप चस्पा ही नहीं हो रहा है। तो अब चूंकि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का कहीं कोई दाना उगा नहीं है, कहीं नहीं उगा है, और अब बिहार में कोई उम्मीद नहीं है, फिर बंगाल में कोई न उम्मीद नहीं है, तो बौखला गए हैं क्या पूरी तरीके से? ये 2014 में इन्होंने मान लिया था कि ये एक बार आ गए हैं धुप्पल में, कोई बात नहीं 5 साल चल लेने दो। लेकिन 5 साल में भी इन्होंने षड्यंत्र करने में कोई कमी रखी नहीं, झूठ बोलने का अभियान जारी रखा और रफाल के मुद्दे पर चौकीदार चोर है ऐसी इन्होंने घृणा फैलाने वाली एक घिनौना अभियान चलाया। 19 में जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर फिर मोदी आ गए, तब इनको लगा अरे ये क्या हो गया? जब 24 में तीसरी बार आ गए, तब इनको लगा अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। अब अगर इनको हमने हर तरीके से साम-दाम, दंड-भेद के षड्यंत्रों से झूठ बोल के, घृणा फैला करके, देश में सबोटेज पैदा करके, विदेशी ताकतों से पैसा लेकर के, दंगा करा करके, जाति का उन्माद फैला करके और देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति अगर पैदा हमने नहीं की, तो हमारा भविष्य फिर जो है, वो जो है बहुत काला है और इनको आने से रोकना है। आपको याद होगा जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी खड़गे ये बोलते थे नरेंद्र मोदी का हमने मनोबल तोड़ दिया है। ये सरकार बहुत कमजोर सरकार है। ये सरकार बैसाखियों पे चल रही है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है और चंद्रबाबू नायडू अलग हो सकते हैं। जब वक़्त बिल आया तो ये जो देवबंद का जिहादी मौलाना है, मौलाना अरशद मदनी, ये हैदराबाद गया और जाके मिला चंद्रबाबू नायडू से कि और वहाँ जाके इसने विशाखापट्टनम में रैलियाँ-वैलियाँ भी की और कहा इसने कि अगर आपने वक़्त बिल का समर्थन किया, तो आपको मुसलमान वोट नहीं देगा आंध्र प्रदेश में। ये पटना भी गया, वहाँ जाके भी इसने रैली की और नीतीश कुमार से मिलने का प्रयास किया, नीतीश कुमार से नहीं मिले और उनको भी धमकाया, ब्लैकमेल किया कि अगर आपने बिल का समर्थन किया तो मुसलमान आपका समर्थन नहीं करेंगे। वो बिल लोकसभा से पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मामला खत्म हो गया और उसका जो है गज़ट नोटिफ़िकेशन भी जारी हो गया, उसके रूल्स भी नोटिफ़ाई हो गए। तो ये आपने देखा कि ये और कि ये अब तक जो है पिछले 11 करीब 13-14 महीनों में क्या-क्या कर चुके हैं। अब और आज ही खबर आई है कि बंगाल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम बहुत तेजी से चल रहा है और जो वहाँ के सीमावर्ती जिले हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुमत में पहुंच रही है, वहाँ पे पागलों की तरह लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। अब वो जन्म प्रमाण पत्र जो जो आदमी आज 20 साल का या 40 साल का है और अगर उसका उसका जन्म प्रमाण पत्र 2025 में बन रहा है, तो उसकी कानूनी वैधता क्या होगी? ये प्रश्नों के घेरे में है। ये ये तय करना पड़ेगा चुनाव आयोग को। राहुल गांधी के सामने अब अगला चुनौती ये आने वाली है इस यात्रा की समाप्ति के बाद। जो सक्रियता से साथ उन्होंने बिहार में जिहाद किया, क्या बंगाल में भी वो ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े होंगे? हालाँकि राहुल की यात्रा में ममता बनर्जी ने अपना एक एमपी को भेजा था। ममता बनर्जी खुद नहीं आई लेकिन उनका एक एमपी आया था। तो अब राहुल गांधी या कांग्रेस हालाँकि कांग्रेस की हालत भी बड़ी पतली है बंगाल में, तो क्या कांग्रेस सक्रिय होगी? बंगाल में अब इनको ये सवाल झेलना होगा। और मेरे ख्याल से 2026 में और तो कहीं चुनाव है नहीं, 27 में चुनाव तो 5 राज्यों में है, यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है और गोवा है। 5 राज्यों में चुनाव है। 28 में भी 4 राज्यों में चुनाव है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। तो और उसके बाद 29 में तो खैर आपका लोकसभा चुनाव है ही। तो ये सब जो है आप ये समझ लीजिए कि इनका जो षड्यंत्र है और जो मोदी सरकार के खिलाफ घृणा वाला अभियान है, ये रुकने वाला नहीं है और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि ये इनको अगले कौन से मुद्दे पे घृणा फैलानी है, इन्होंने इसकी भी तैयारी कर ली होगी। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो नकारापन है और जिस तरीके से नौसिखिए लोग उनकी टीम में बैठे हुए हैं, वो जो उनका जो है आपका पीटर न वो क्या नाम है नार्वो, नवारो। वो एक ट्वी हाँ, नवारो, वो एक ट्वीट करता है जो इतना नस्लवादी, इतना रेसिस्ट है कि प्राइम मिनिस्टर भगवा वस्त्रों में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं,
तो उसके तो उस ट्वीट में उसने अपने ट्वीट में फोटो को टैग किया है, और उससे उसकी सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कितनी गहरी घृणा है ईसाइयों में, वो साफ आती है। आज उसने कह दिया है कि जो इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, उसका फायदा ब्राह्मण उठा रहे हैं। अब ये तो मुझे आज मालूम पड़ा कि जो है मुकेश अंबानी ब्राह्मण है। अब तक तो हम उनको बनिया समुदाय का समझते थे। और एचपीसीएल एक भी और ब्राह्मण, एचपीसीएल भी ब्राह्मण है, हिंदुस्तान एचपीसीएल पेट्रोलियम सरकार लिमिटेड कंपनी। एचपीसीएल सरकारी है, इंडियन ऑयल सरकारी है, भारत पेट्रोलियम सरकारी है। ये तीनों कंपनियां पब्लिक सेक्टर की हैं और गवर्नमेंट की इसमें मेजॉरिटी होल्डिंग है। वो तो तो अब एक्चुअल में मूर्खों की टोली से घिरे हुए हैं। वो टोली वापस नहीं है इस साहब। ये कॉलोनियल पावर जो है इनके, ये लोग किसी अपने बोरी रेस के सामने, व्हाइट रेस के सामने, जो कभी उनका गुलाम था, जहां कभी उनका शासन था, इंडिया कभी उनका उपनिवेश था, उसको आगे बढ़ता ये नहीं देख सकते। इनकी घृणा हाँ, सामने वो आ रही है। एक्चुअल में वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते भट्ट साहब, लेकिन दुनिया काफी हद तक बदल चुकी है, पानी काफी बह हाँ, चुका है, और जब तक वो समझेंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी। मेरा कहना ये है कि कभी भूकंप आएगा, कभी कहते हैं एटम बम फटेगा, चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा, अब कह रहे हैं हाइड्रोजन बम फटेगा, और मोदी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। भाई मोदी ने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वो मुंह छिपाते फिरे। हाँ, आपके खानदान ने, आपने, आपकी माता जी ने, और आपके जितने हमजोली हैं इस समय, वंशवादी परिवार, जो कई तो अंदर हो आए हैं, यात्रा कराए, कई जाने की तैयारी में है, आप लोगों ने जरूर ऐसे काम कर रखे हैं कि मुंह छिपाते फिरे। इस तरह की लैंग्वेज केवल सुर्खियां पाने के लिए, या कहां से ये इतना आत्मविश्वास आता है कि विध्वंसक बातें करते हैं। कभी कहते हैं पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। इनको देश से प्यार है या नहीं है? प्यार यार कहाँ है? ये तो देश तो इनकी निजी जायदाद है, ये तो जमींदार हैं, इनको क्या लेना देना है? देखिए, डेमोक्रेसी में अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, या आप लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, तो आपसे अपेक्षा ये की जाती है, जो संविधान सम्मत और जो लोकतांत्रिक परंपरा की व्यवस्था है, कि आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क में काम करेंगे। आप एक संस्थागत दायरे में काम करेंगे, एक संस्थागत प्रक्रिया के आधार पे काम करेंगे। राहुल गांधी ने पिछले 20 साल में ये दिखाया है, जब उनकी सरकार थी तब भी, कि वो किसी संस्थागत प्रोसेस को, वो किसी इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को, वो किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, वो किसी डेमोक्रेसी के अनुशासन को मानने की उनकी आदत नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर के घर में पैदा हुए हैं। वो अपना हैप्पी बर्थडे जो है इंडियन एयरलाइंस के जहाज में मनाते थे। उनके पिताजी जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपना हैप्पी बर्थडे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर में मनाते थे। तो भारत सरकार और भारत सरकार के सारी संस्थाएं, उसके साधन उनके परिवार के निजी प्रयोग के लिए हैं। ये इनका जो है ये इनका चरित्र है, ये इनका स्वभाव है। तो इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, और ये प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहेगा। ये चाहेगा कि कोई चिंटू किस्म का आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जैसे मनमोहन सिंह के जमाने में जो बिल कैबिनेट ने अप्रूव किया था, उसको उन्होंने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया। उसके चलते जो है ये लालू यादव को जेल जाना पड़ा, वरना उनको, लालू यादव को राहत मिलने जा रही थी। तो ये जब अपनी ही सरकार का और अपनी ही सरकार के प्रधानमंत्री की ऐसी सार्वजनिक रूप से ये बेइज्जती और अपमान कर सकते हैं। और आपने देखा होगा बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के प्रति कितना अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। मोदी कहता है, मोदी आता है, मोदी जाता है। मोदी कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी कोई व्यक्ति नहीं है। मोदी 140 करोड़ देश की आबादी के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, जिनको और जिस देश में लगभग 98 करोड़ मतदाता हैं, और इस 98 करोड़ में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने राहुल 2024 के गांधी लोकसभा की चुनाव में वोट लैंग्वेज दिया था। क्या, राहुल गांधी की लैंग्वेज क्या थी? राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया कि हम्म। मोदी सुन,
तू जो ये हम्म, कर रहा है ना, इसको बंद कर 24 घंटे में। और मोदी ने 5 घंटे में बंद कर दिया। तू जो ये कर रहा है, ये लैंग्वेज थी देश के प्रधानमंत्री हम्म। के लिए। अरे अब तो पाकिस्तान ने भी कह दिया, वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है इसहाक डार ने कहा है कि हमने हमने इंडिया से बात की है, अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप का इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि वो 45 बार कह चुका है कि मेरे कहने पे सीज फायर हुआ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी आज तक उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर ने केवल एक बार लोकसभा में साफ कह दिया अभी हाल में कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष ने मुझसे सीज फायर के बारे में बात नहीं की। तो उससे उसकी ईगो बहुत हर्ट हुई है। और प्लस जब प्राइम मिनिस्टर G7 की मीटिंग में कनाडा गए थे, तो तब ट्रंप ने इनवाइट किया था कि आप लौटते में आ जाइए वॉशिंगटन। ट्रंप ने पूरी साजिश रची थी मोदी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए जाल बिछाया था कि वहां पे पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है सैयद मुनीर वहां पे मौजूद है। और वो जो है दोनों की फोटो जो है फोटो हो जाएगी, दोनों के हाथ मिलवा देंगे, और दुनिया में मेरा दावा के लिए ये एक प्रमाण बन जाएगा कि देखो मैंने सीज फायर कराया था और दोनों को बुला के मिला दिया। और ये अगर घटना हो जाती तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए पॉलिटिकली बहुत ही सुसाइडल होता, बहुत आत्मघाती होता। और प्राइम मिनिस्टर के पास जानकारी थी, और अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप की जो टेलीफोन पे वार्ता कनाडा में हुई थी, उसके आधे के घंटे के अंदर उसका डिटेल प्रेस नोट और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री का जो वीडियो स्टेटमेंट था वो सारे टीवी चैनल में जारी हो गया था। तो उससे ट्रंप की और फजीयत हुई, ट्रंप को कुछ मैनिपुलेट करने का मौका नहीं मिला। और आज जो हुआ है चाइना में, तियानजिन में, उससे बाद अब जो है थोड़ा अमेरिका के होश ठिकाने आए हैं। और आज एक बहुत ही सकारात्मक ट्वीट जो है सुबह सुबह अमेरिकन एम्बेसी ने दिल्ली में किया है। और मैं आपको आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यदि आने वाले 2 दिन में या हफ्ते भर में या 8 दिन में रशिया यूक्रेन वॉर में अगर सीज फायर हो गया, अगर युद्ध विराम हो गया, इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही जाएगा। और ये ट्रंप के लिए डूब मरने वाली बात होगी कि इसने 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में पुतिन के साथ 5 घंटे 4 घंटे वार्ता की, और ये एक बात अपनी पुतिन से नहीं मनवा पाया, उल्टे पुतिन ने अपनी बात मनवा ली इनसे। और ट्रंप ने जो रशिया के ऊपर एडिशनल सैंक्शन लगाने की जो घोषणा की थी उसको टाल दिया था। तो ये और अगर एशियन पावर के दखल के बाद अगर रशिया यूक्रेन का अगर सीज फायर होता है, तो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए, पूरे अमेरिका के लिए ये पिछले 500 साल में सबसे बड़ी ऐसी घटना होगी जिससे वो कहेंगे हमें तो डूब मरना चाहिए, कि जिनके ऊपर हमने राज किया था आज वो हमारे झगड़े हल करा रहे हैं। ये होने जा रहा है। और जिस तरीके से आज 45 मिनट से ज्यादा वार्ता हुई है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, पुतिन की गाड़ी में, जो अपनी खास गाड़ी कार वो लेके आए थे मॉस्को से, उसके बारे में किसी को नहीं पता उसमें क्या वार्ता हुई। तो ये सब जो घटनाक्रम हुआ है, और इससे भी राहुल गांधी को, और ये जो एंटी इंडिया गैंग में कहता हूँ, जो जिहादी गैंग है, इसको बहुत निराशा हाथ लगी है। क्योंकि एक बात तो बहुत साफ हो गई है, ये फर्जी जो वोट चोरी यात्रा है, इसका बिहार के बाहर छोड़िए, बिहार में कोई असर नहीं हुआ। बिहार में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अजीत हाँ। अंजुम और दूसरे लोग जो उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि काहे की वोट चोरी, हमारा तो हम्म। वोट है, कोई वोट चोरी नहीं है। तो और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो 6 6 साल के बच्चे मेरे कान में आके कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब मजाक बना के रख दिया है अपने आप को भी और हम्म। कांग्रेस पार्टी को भी। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देखिए, जुड़ने के लिए। मैं केवल मैं एक बार कहना चाहता हूं, जब जी। तक राहुल गांधी संस्थागत जो व्यवस्था है संसदीय लोकतंत्र में अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने की, अपनी पॉलिटिकल जो भी आपका जो गोलबंदी का कार्यक्रम है, जो भी आपका आंदोलन है,
जब तक आप उस संस्थागत प्रक्रिया के दायरे में काम नहीं करेंगे, आप नरेंद्र मोदी के पाँव की धूल नहीं बन सकते। आपको उस अनुशासन के दायरे में आना होगा और राहुल गांधी कभी आएँगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।